नमस्कार दोस्तों, पूरा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत सारे महान लोगों ने बलिदान दिया है। ऐसे ही कुछ महान लोगों के बारे में हम जानते हैं, कुछ लोगों के बारे में नहीं जानते। इस वीडियो में हम मेनावती नाना साहेब पेशवा की एक्रेलिक पेंटिंग बनाएंगे और साथ में ही उनकी अनसुनी कहानी भी जानेंगे। बिठूर का दरबार भरा था। सबके मुंह पर चिंता की लकीर खींची हुई थी। शांत और गंभीर वातावरण में नाना साहेब पेशवा क्रांतिकारियों के समाचार जानने के लिए उत्सुक थे। इसी में उनका विश्वासु साथी आकर नाना साहेब को नमन करके बताता है कि अंग्रेजों और उसके साथी पूरी ताकत लगाकर क्रांति की चिंगारी को बुझाने लग चुके हैं। ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था। इस विद्रोह के अग्रणी नेता थे नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब को यह भी बताया कि क्रांतिकारी पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का सामना कर रहे हैं। क्रांतिकारियों की तोप के गोले पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़े। इसी के बीच अंग्रेजों जान बचाकर भागने लगे। नाना साहब ने उस साथी से पूछा कि उनकी स्त्रियां और बच्चों का क्या हुआ। उसने कहा कि अंग्रेजों के लिए खुद की जान बचाना मुश्किल था, इसलिए उनकी स्त्रियां और बच्चों को छोड़कर भाग गए। वो सभी स्त्रियां और बच्चे किले में ही है। उन सभी को मारने के लिए हमारे साथी उतावले हो रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो शांत हुए और आपके हुक्म की राह देख रहे हैं। ये सब सुनकर नाना साहब और मेनावती का दिल कांप उठा, क्योंकि वे अंग्रेजों को अपना दुश्मन समझते थे, ना कि उनके मासूम बच्चे और स्त्रियों को। मराठों के इतिहास में दुश्मन की पत्नियां और बच्चे कभी नहीं मारे गए, इसलिए नाना साहेब पेशवा ने संदेश भेजा कि अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को सम्मान के साथ बिठूर लाया जाना चाहिए। इसी के बीच बाजीराव पेशवा का दूत आता है और नाना साहेब को संदेश पहुंचाता है। इसलिए नाना साहेब अंग्रेजों की स्त्रियां और बच्चों को सही सलामत उनके स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी इकलौती बेटी मेनावती को देकर बाजीराव पेशवा के पास भेंट करने चले जाते हैं। कानपुर में भीषण नरसंहार के बाद अंग्रेज सेना बिठूर आ पहुंची। भारतीयों के खून के प्यासे सैनिक चारों ओर लूटपाट और अमानवीय हरकतों का तांडव करने लगे। बिठूर को लूट लिया गया और नाना साहेब का महल लूट लिया गया। महल का नामो निशान मिटाने के लिए एक तोप का मोर्चा लगा दिया गया। तब एक मासूम लड़की आई और महल की मीनार पर खड़ी हो गई, जैसे करुणा की साक्षात मूर्ति। वह नाना साहेब की बेटी मेनावती थी। यह देखकर अंग्रेज जनरल हैरान रह गए। पूरा महल लूट लिया गया था और तबाह कर दिया था। इस लड़के को खोजने के लिए उसने महल के कोने कोने को छान मारा था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा था। तो वह अचानक कहां से आ गई? महल के सामने तोपे रखते देख मैना ने ब्रिटिश सेनापति से कहा, महल को नष्ट करने से क्या मिलेगा? उसने कहा, यह महल विद्रोह के नेता नाना साहेब का है, इसी कारण से सरकार ने उसे नष्ट करने का आदेश दिया है। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध हथियार उठाए, इसमें इस महल का क्या दोष है? मेरी तुमसे बस इतनी गुजारिश है कि तुम इस महल को नष्ट मत करो। जनरल आउटर ने कहा, गवर्नर जनरल ने आदेश दिया है कि नाना साहेब का वंश या महल का एक भी चिन्ह बचना नहीं चाहिए। और जनरल आउटर ने फिर से नाना साहेब को घेर लिया। सिपाहियों ने महल के दरवाजे तोड़ दिए और मैना की तलाश में अंदर चले गए, लेकिन आश्चर्य, मेनावती कहीं नहीं मिली। उस शाम लॉर्ड कैनिंग का एक पत्र आया। इसमें लिखा था कि ब्रिटिश कैबिनेट की सलाह के अनुसार नाना साहेब का नामो निशान मिटा दो। उसके बाद शानदार महल को उन लोगों ने ढेर में बदल दिया। शाम हो चुकी थी। एक भयानक कालापन छाया हुआ था। मेनावती के कमरे में प्रवेश करते हुए माधव ने कहा, बेटी,
हमारी सेना जो उत्तर की ओर गई थी वह अंग्रेजों से पराजित होकर बीबीगढ़ की ओर आ रही है। ब्रिटिश सेना भी उसका पीछा कर रही है। मुझे लगता है कि पराजित क्रांतिकारियों का दिल अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है। जब वे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को देखेंगे तो वे उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैनावती के चेहरे पर दृढ़ता की चिंगारी चमक उठी। माधव काका, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। किला तो नहीं बच सका, लेकिन मैं मरते दम तक अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाऊंगी। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, माधव काका, आप घाट के पास नाव के साथ तैयार रहे। मैं उन सभी को छुपे मार्ग से पहुंचाने की व्यवस्था करूंगी। वहां से मैं उन्हें सीधे इलाहाबाद के अंग्रेज छावनी में ले जाऊंगी। मैनावती तुरंत अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों तक पहुंची। उसने कहा, क्रांतिकारी हवा के साथ आ रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को जैसे तैसे सतीचौरा घाट ले जाना चाहती हूँ। नावें तैयार है। यह साहस आपको मौत के मुख पर धकेल देगा, एक बूढ़ी अंग्रेज महिला ने कहा। इस पर मैना बोली, मेरी चिंता मत करो, मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर अपना कर्तव्य निभाऊंगी। अगर आपको किसी तरह का नुकसान हुआ तो मेरे परिवार को कलंकित किया जाएगा। उसी समय सभी की दृष्टि में मैना में दया की देवी प्रकट हुई। गंगा के निर्जन घाट पर नावों को तैयार रखते हुए माधव काका बड़े चिंतित मन से मैना की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय दूर से आ रही मैनावती को देख उनकी जान में जान आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से सभी को बचाया। मैना की बातों में वेदना थी। उसी समय किले की ओर शोर उठने लगा। मैना की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सभी को नाव में बिठाओ। एक के बाद एक नाव चलने लगी। नाविक तेजी से नौकायन करने लगे। नावें मुश्किल से 1 माइल तक ही पहुंची होगी और गोलियों की आवाज सुनाई दी। नाव को अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया था। सभी नाव में से सबको घाट पर उतार दिया गया। मैना के साथ माधव काका भी पकड़ा गया। मैनावती को यह समझने में देर नहीं लगी कि बीबीगढ़ का किला अंग्रेजों के अधीन हो चुका है। मैना को एक सिपाही ने धमकी दी और पूछा, तुम कौन हो? लेकिन मैना शांत रही। बोलती क्यों नहीं? इस सवाल के साथ उसके कोमल गाल पर एक बड़ा तमाचा लगा दिया। यह देखकर माधव गुस्से से लाल हो गए, लेकिन उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। एक भारतीय सैनिक आगे आया और मैना का गहन निरीक्षण किया। तब अंग्रेज सेनापति से कहा, सर, यह अच्छा है कि यह लड़की हमारे हाथों में पकड़ी गई। यह नाना की बेटी है। अरे ओ, रिंग लीडर की लड़की! आश्चर्य से वह सेनापति मैना के पास पहुंचा और बोला, तुम उन सभी को डुबाने वाली थी? मैनावती ने कहा, पिताजी की आज्ञा से मैं इन सभी को क्रांतिकारी से बचाकर उसकी छावनी में ले जा रही थी। झूठ, बिल्कुल झूठ। क्या कोई दुश्मन की भी रक्षा करता है भला, और वो भी रिंग लीडर की लड़की? सेनापति गुस्से से बोला, बता, नाना कहाँ भाग गया? मैना बोली, वो डरपोक नहीं कि भाग जाए। तो अब कहाँ है? मुझे नहीं पता। पता नहीं? कमांडर, इसे पकड़ लो। और मैना को बेड़िया पहनाने लगे। यह एक अंग्रेज महिला को बर्दाश्त नहीं था। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, उसे कैद मत करो। उसने सबकी जान बचाई है। आरोपों को चुनौती देते हुए मैना ने कहा, शरणार्थियों को शरण देना और उनकी जान बचाना हमारा धर्म है। मासूम बच्चों और महिलाओं से दुश्मन का बदला लेना अधर्म है। अगर ऐसा होता तो मैं अकेले ही तलवार से इन सब का अंत कर सकती थी, लेकिन यह काम मानवता के लिए कलंक है। अंग्रेजों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। देशद्रोह के लिए मैनावती को मौत की सजा देने का निश्चय किया। अगले दिन किले के अंदर लोहे की बेड़ियों से मैनावती को बांधा गया। अब जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मेरे पिता को इतना संदेश भेज दो कि आपकी बेटी प्रहलाद और सीता की तरह धैर्य की अग्नि में प्रवेश कर गई है। मैना की आवाज दब गई। उसने चारों ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। अंग्रेज सैनिकों ने मैनावती के चारों ओर लकड़ियां रखकर आग लगा दी। उसके शरीर में भयानक आग की लपटें उठने लगी। सूर्योदय के पहले किरण के साथ मैनावती ने स्वर्ग में प्रवेश किया।
अगले दिन अखबार में यह दिल दहला देने वाली खबर छपी। इसमें कहा गया कि कल कानपुर के किले में भयानक हत्याकांड हो गया। नाना साहब की इकलौती बेटी मैना भीषण आग में जल गई। भीषण आग में शांत और सरल मूर्ति की तरह जलती हुई इस लड़की को देखकर सभी ने उसे देवी मानकर वंदन किया। इतनी कम आयु में यह साहस, संवेदना और आग की सहनशीलता के लिए मैनावती देवी को सबका वंदन। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और क्रिएटिव वीडियो देखने के लिए माइंड बत्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।